यूक्रेन को ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। वो 3 साल में कभी भी समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। ये तो हुआ बयान, लेकिन सत्य क्या है, तथ्य क्या है, आप जानते हैं। तथ्य यही है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया, यानी पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश। इसके लिए वो आगे बढ़ा। फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? मुमकिन है इस सवाल का जवाब आपको आज के शो में मिल जाए, क्योंकि हम आपको हिंट्स देते रहेंगे। 18 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में सूरज पश्चिम से उगा था, लेकिन ये सूरज अंधेरे का कितना नुकसान कर सका और रोशनी का कितना फायदा, सवाल ये है। ऐसा क्या हुआ कि 18 फरवरी को इस दिन अमेरिका और रूस की बातचीत हो गई। सऊदी अरब में बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा था रूस और यूक्रेन जंग को कैसे रोका जाए, लेकिन ये बातचीत यूक्रेन के बगैर हो रही थी। यहां तक कि इस जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार यूरोप भी यहां मौजूद नहीं था। और इस बातचीत में जो कुछ तय हुआ है वो भी यूक्रेन के लिए सकारात्मक तो नहीं ही कहा जाएगा। तो आज की दुनियादारी में हम जानेंगे कि क्या अमेरिका रूस से रिश्ते सामान्य कर लेगा, सऊदी में यूएस और रूस के बीच क्या बात बनी, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने बदल जाएंगे और यूक्रेन का अब क्या होगा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन जंग 24 घंटे में रोक देंगे। 24 घंटे का वादा तो वो निभा नहीं पाए, लेकिन 24 दिन बीतते बीतते उन्होंने लगभग तय कर दिया था कि वो ऐसा कैसे करने वाले हैं। क्रोनोलॉजी देखिए। पहला कदम 1 फरवरी 2024, इस दिन ट्रंप सरकार ने USAID यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसको USAID भी कह सकते हैं, को लगभग खत्म ही कर दिया। ये दुनिया में अमेरिका से मदद पहुंचाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी थी। 1 फरवरी को अचानक इसकी साइट बंद कर दी गई। पता चला कि इसके कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, अनपेड लीव पर। हफ्ते भर में लगभग पूरे स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया गया। कुछ की नौकरी ही टर्मिनेट कर दी गई। दुनिया भर में इसके दफ्तर बंद किए जाने लगे। ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ कट्टरपंथी पागल चलाते थे, अब हम उन्हें निकाल रहे हैं। यह फैसला बाकी देशों के लिए परेशानी का सबब बना, लेकिन रूस को यह कदम खासा पसंद आया। रूस ने USAID को दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने वाली मशीन बताया। कहा कि ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मदद पहुंचाने वाली एजेंसी नहीं है। ट्रंप सरकार का दूसरा कदम 9 फरवरी 2025 को आया। ट्रंप ने रेडियो फ्री यूरोप और वॉइस ऑफ अमेरिका को भी बंद करने की बात की। ये मीडिया आउटलेट्स हैं, अमेरिका इन्हें फंड करता है। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि इनमें पागल और कट्टर वामपंथी लोग हैं जो अमेरिकी लोगों के टैक्स के बलबूते आपस में बात करते रहते हैं, इन्हें अब कोई नहीं सुनता। इन मीडिया आउटलेट्स को रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौर में शुरू किया गया था, सॉफ्ट पावर के तौर पे, यानी अमेरिकी और पश्चिमी नजरिए को फैलाने के लिए। लेकिन रूसी सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन को यह कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि इन दोनों पर रूस और पुतिन की आलोचना सुनी जा सकती थी। ट्रंप सरकार का तीसरा कदम 12 फरवरी को आया। इस दिन तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ बनाया गया। इस पद पर वो 18 अमेरिकी जासूसी एजेंसियों को लीड करेंगी और ट्रंप की करीबी सलाहकार भी होंगी। आप इनके नाम से चिरपरिचित भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को ही अमेरिका पहुंचे थे। उनकी सबसे पहली मुलाकात जो ट्रंप कैबिनेट में, वो तुलसी गबार्ड से ही हुई थी। तुलसी के नाम से रूस का नाम पहले ही जुड़ा हुआ था। उन्हें अक्सर
यूक्रेन के खिलाफ रूस के पक्ष में बात करते हुए देखा गया है। 12 फरवरी को तुलसी ने इस पद की शपथ ली और इसी दिन ट्रंप सरकार ने रूस से जुड़ा सबसे बड़ा कदम उठाया। इस दिन ट्रंप ने पुतिन को फोन लगा दिया। करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद ट्रंप बोले, पुतिन जंग रोकने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं और हम मिलकर इस पर काम करेंगे। ट्रंप का अगला फोन गया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के पास। करीब 60 मिनट तक बातचीत हुई, पुतिन के मुकाबले 30 मिनट कम। इसके बाद ट्रंप ने बताया कि पुतिन की तरह जेलेंस्की भी जंग रोकने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि ट्रंप ने इस बारे में पहले पुतिन से बात की थी। लेकिन पुतिन वाला फोन कॉल कूटनीति की दुनिया में इतना अप्रत्याशित था, इतना अप्राकृतिक था कि हफ्ते भर में उसने भू राजनीतिक सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। क्रेमलिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसे व्लादिमीर पुतिन की कूटनीतिक जीत की तरह देखा गया। एक रूसी अखबार ने लिखा कि ट्रंप ने जेलेंस्की की मौत की सजा पर साइन कर दिया है। लेकिन यह फोन कॉल इतना अहम क्यों था? आप जानते हैं कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया था। इसको 3 साल होने को आए हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस से मुंह मोड़ लिया। एक तरह से रूस का सामूहिक बहिष्कार शुरू हो गया। रूस पर हजारों सैंक्शंस लगाए गए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया। इसमें रूस पर यूक्रेन के खिलाफ सेना का गैर कानूनी इस्तेमाल करने का आरोप लगा। अगले साल मार्च यानी 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया। मार्च 2023 में ही जो बाइडेन ने, तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को मर्डरस डिक्टेटर कहा, खूनी तानाशाह। वो बाइडेन ने सारे कूटनीतिक संबंध भी खत्म कर लिए। 3 साल में कुछ न हुआ, एक फोन कॉल तक नहीं। अब बाइडेन और पुतिन की आखिरी फोन कॉल हुई थी 30 दिसंबर 2021 को। उसमें भी बाइडेन ने पुतिन को वार्निंग दी थी कि वो यूक्रेन के साथ तनाव कम करे। इस कॉल के करीब 2 महीने बाद ही रूस ने जंग शुरू कर दी थी। बाइडेन ने यूक्रेन के साथ अंत तक खड़े रहने का वादा किया था। यह वादा उन्होंने निभाया भी। हथियारों के मामले में यूक्रेन को यूएस ने सबसे ज्यादा मदद दी। जब भी शांति वार्ता की बात आई, बाइडेन ने वादा किया कि अमेरिका यूक्रेन के बिना यूक्रेन को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप 24 दिन के भीतर ही अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ चले गए। एक और बात आपको बताते हैं, ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले भी इस जंग के दौरान पुतिन से बात कर चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। अक्टूबर 2024 में यूएस पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने वॉर नाम से एक किताब रिलीज की, अपनी किताब रिलीज की। इस किताब में उन्होंने दोनों नेताओं से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। 2 बातों का जिक्र करेंगे। पहली, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी पुतिन से लगभग 7 बार फोन पर बात की। और दूसरी बात कि ट्रंप ने कोरोना महामारी के दौरान पुतिन को कोविड टेस्ट किट भेजी थी, वो भी उनके पर्सनल इस्तेमाल के लिए थी। 13 फरवरी वाली कॉल के बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें यूक्रेन को कई और झटके लगे। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलना प्रैक्टिकल नहीं है, यानी तर्कसंगत नहीं है, और इस बात से अमेरिका को कोई एतराज नहीं है। यह यूक्रेन के लिए झटका क्यों था? दरअसल यूक्रेन अपनी सुरक्षा का हवाला देकर नेटो में शामिल होना चाहता था, क्योंकि नेटो सदस्यों को एक गारंटी मिलती है कि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत यह आर्टिकल कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा, और ऐसी हालत में जवाब भी सारे देश मिलकर एक साथ देंगे। रूस ने 2022 में यही वजह बताते हुए यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। रूस ने कहा कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, वो नेटो में शामिल होकर जंग शुरू करना चाहता है। अब ट्रंप ने फोन जो किया उसके बाद ही यह साफ हो गया था कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की संभावना कम है।
अब दूसरा, ट्रंप ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मैं और पुतिन जल्द ही सऊदी अरब में मिलने वाले हैं और दोनों एक दूसरे के देशों का दौरा भी करेंगे। यह बात भी अहम थी क्योंकि एक दशक से भी ज्यादा वक्त हो चला है और कोई अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के दौरे पे नहीं गया है। पिछली बार बराक ओबामा रूस के दौरे पे गए थे, साल 2013 में, वो भी G20 समिट में हिस्सा लेने के वास्ते गए थे। ट्रंप के फोन कॉल वाले दिन ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने कहा कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने की कोई संभावना नहीं है। 2014 के पहले वाली बाउंड्री पर वापस लौटना अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। 2014 वाली बाउंड्री का क्या मतलब है? यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है, इसमें क्रीमिया का इलाका भी शामिल है। रूस ने 2014 में ही इसे कब्जा लिया था। फिर 2022 के बाद से रूस ने यूक्रेन के 4 और इलाकों को अपने हाथ में ले लिया है। कौन कौन से हैं ये इलाके? डोनेट्स्क, लुगांस्क, खेरसान और जापोरिजिया। यूक्रेन चाहता है कि कब्जे गई जमीन उसे वापस मिल जाए और 2014 वाली बाउंड्री रिस्टोर कर दी जाए। ट्रंप ने 12 फरवरी को ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पीट हेग्सेट वाली बात सही है, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि यूक्रेन की कुछ हिस्से वापस मिल जाएं उसे। यहीं से सवाल उठा कि क्या ट्रंप के शांति वाले प्लान में यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी भी पड़ सकती है? इस सवाल का जवाब मिलना था समझौते वाली बातचीत में, लेकिन ऐसी खबर आई कि इस बातचीत में यूक्रेन और यूरोप के देशों को शामिल नहीं किया जाएगा। 16 फरवरी 2025 की तारीख थी। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी NSA माइक वॉल्स सऊदी के लिए रवाना हुए। इसी दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की रूसी विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव से फोन पर बात हुई। दोनों ने अमेरिका की पिछली सरकार की बनाई गई रुकावटों को दूर करने पर बात की। 17 फरवरी को विदेश मंत्री मार्को रूबियो सऊदी पहुंचे, लेकिन न तो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बताया गया और बुलाया गया, न यूक्रेन के किसी राजदूत को ही, और न ही यूरोप के किसी लीडर को। यह खबर मिलने के बाद यूरोपीय देशों से फौरन प्रतिक्रिया आई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय देशों की एक आपातकालीन समिट बुलाई। यह समिट 17 फरवरी को फ्रांस के शहर पेरिस में हुई थी। उधर यूरोपियन देशों ने अपनी स्ट्रेटेजी पर बात की। इधर 18 फरवरी को अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की मुलाकात हुई। यह मीटिंग कुल 4 घंटे तक चली। इसी मीटिंग के बाद ही ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि यूक्रेन को यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इस मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे? 3 अमेरिकी और 2 रूसी अधिकारी थे। पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो, दूसरे NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स और तीसरे स्टीव विटकॉफ। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के विशेष राजदूत हैं वो, उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के वफादार और पसंदीदा डील मेकर के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने इजराइल और हमास युद्ध विराम की बातचीत में भी ट्रंप को लीड दिया था। अब रूस की ओर से कौन कौन से लोग शामिल थे? 2 लोग थे, जैसा हमने पहले बताया। पहले 2004 से विदेश मंत्री रहे सरगेई लेवरोव और दूसरे पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव। इन्हीं दोनों ने जंग के दौरान पुतिन की विदेश नीति का ढांचा तैयार किया है। चलिए अब जानते हैं कि रूस और अमेरिका की बातचीत से निकलकर क्या आया। 4 घंटों की बातचीत के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों पक्ष यूक्रेन के लिए शांति समझौते पर काम करने के लिए तैयार हुए हैं। इसके अलावा दोनों देश भू राजनीतिक और आर्थिक तौर पर भी साथ काम करेंगे। अगर ये जंग खत्म होती है तो रूस के साथ साझा हितों के मुद्दों पर भू राजनीतिक तौर पर साझेदारी करने के लिए अविश्वसनीय अवसर मौजूद हैं और उम्मीद है कि ये आर्थिक मुद्दे दुनिया के लिए भी अच्छे होंगे और इन 2 बड़े देशों के बीच संबंधों में सुधार लाएंगे। Also improve our relations in the long term between these 2 important countries. So all 3 Well, there are some underlying principles. This needs to be a कुछ चीजें तय हैं। युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए, न कि अस्थायी अंत, जैसा कि हमने अतीत में देखा है। जमीन को लेकर भी बात की जाएगी और सुरक्षा गारंटी पर भी चर्चा जरूर होगी। Is that there is going to be some discussion of territory and there's going to be discussion of security guarantees. इधर रूसी विदेश मंत्री ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। И поэтому
объяснили мы сегодня, появление हमने आज साफ कर दिया है कि नेटो देशों के सैनिकों की मौजूदगी, चाहे वो किसी भी झंडे के तहत हो, यूरोपीय संघ के झंडे के नीचे या किसी राष्ट्रीय झंडे के नीचे, हम इनमें से कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо. Был большой интерес, который мы разделяем. हमारे बीच भू राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत फिर से शुरू करने की दिलचस्पी थी। इसमें विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संघर्ष शामिल हैं, जहां अमेरिका और रूस दोनों हित जुड़े हैं। हम आर्थिक दिशा में फायदेमंद साझेदारी के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने को तैयार हुए हैं। Снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. इस मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने सऊदी अरब का अपना दौरा टाल दिया। वो 19 फरवरी को सऊदी पहुंचने वाले थे, लेकिन अब वो मार्च में जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने इस मीटिंग को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। रूस और अमेरिका सऊदी अरब में अपने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ये उनका हक है, लेकिन मैं इसे ऐसे देख रहा हूं कि अमेरिका पुतिन को सालों के आइसोलेशन से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। मैं कन्विंस्ड हूं कि ये यूक्रेन और यूरोप के लिए सिद्धांत का मामला है। जंग खत्म करने के लिए हो रही कोई भी बातचीत रूसी हमले झेलने वालों के पीठ पीछे नहीं होनी चाहिए। इस बातचीत में यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, तुर्की और यूके शामिल होने चाहिए। इन सभी को सुरक्षा गारंटी को ध्यान में रखते हुए बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। अब जानकार से समझते हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा से बात की। उनसे पूछा कि इस मीटिंग से यूक्रेन को लेकर क्या तय हुआ और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। वो समझ ये लग रहा है कि एक तो ये है कि नाटो की सदस्यता अब यूक्रेन को मिलनी असंभव लग रही है। दूसरी बात ये है कि 2014 से पहले की जो सीमाएं यूक्रेन की थी, उस सीमाओं तक वो वापस उसको शायद जमीन नहीं मिल पाएगी। उसके बारे में कुछ फेरबदल वहाँ की सीमाओं में हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जहाँ पे थोड़ी बातचीत चल रही है कि एक बार मामला सुलझने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि रूस कहीं दोबारा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करे, तो उस तरह से एक सिक्योरिटी गारंटी अगर यूक्रेन को दी जाए, तो उसके बारे में मुझे लग रहा है कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि यूरोपियन देश उसको सिक्योरिटी गारंटी दे, और अगर वो चाहते हैं तो अपने फौजी वहाँ पे वो रख सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने यूरोपियन देशों से पूछा भी है। वो भी मामला है जिसके बारे में एक समझौता और एक तरीके का बात जो अभी चल रही है यूरोपीय देशों के बाहर। और चौथी बात जो है वो ये है कि लग रहा है कि किस तरीके से जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, आर्थिक प्रतिबंध रूस के ऊपर, उन प्रतिबंधों को धीरे धीरे कैसे पहले अमेरिका उठाए और उसके बाद यूरोपीय संघ के देश जो उठाएं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस बातचीत के पहले और इस बातचीत के दौरान भी रूस को उन मुद्दों पर छूट देती हुई नजर आए जिन पर पिछली अमेरिकी सरकार समझौता करने को राजी नहीं थी। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी जानते हैं। नहीं, ये वो इस पूरे जो संघर्ष है यूक्रेन का, उसके बारे में समझ उनकी अलग है इससे पहले वाले एडमिनिस्ट्रेशन से। उनकी समझ इस पूरे युद्ध के बारे में अलग थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है इसके बारे में समझ अलग है। उनको ये लग रहा है क्योंकि रूस एक बड़ी शक्ति है, उसके साथ खामखा उलझा जा रहा है, उससे नुकसान हो रहा है पूरे यूरोप का, उससे नुकसान हो रहा है यूक्रेन का, और उसके साथ अमेरिका को भी उसके अंदर बहुत से अपना खर्चा करना पड़ रहा है, अपनी साजो सामान वहाँ पे देना पड़ रहा है। उनका यह है कि इतना कंसंट्रेशन यूक्रेन पे करने की बजाय जो दूसरे मुद्दे जो कह रहे हैं कि चाहे वो चीन का मामला है या वो अपनी सुरक्षा का मामला है, अपने बॉर्डर्स का मामला है, कि हम उधर की तरफ ध्यान ज़्यादा देंगे और इसकी बजाय इसको किस तरीके से बातचीत करके ख़त्म करके लेन देन करके इसका ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है यही उनकी एक मंशा इसके बारे में लग रही है। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल करने की बात हुई है। इसके बाद यूएस और रूस के संबंधों पर क्या असर पहुंचेगा, क्या दोनों देश अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर सकते हैं, भविष्य कैसा हो सकता है, वो भी जानते हैं। नहीं, अभी फिलहाल तो दोनों लग रहा है काफी पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं और पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो भी वो बहाल करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को उठाने की बात भी बीच बीच में हो रही है। और सिर्फ वही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि दोनों देश अगर आपस में मिल के काम करते हैं तो दोनों को काफी आर्थिक जो हैं जो मौके हैं उनका दोनों को फायदा हो सकता है, और दुनिया के कई और समस्याएं जो हैं, क्योंकि दोनों अब बड़ी शक्तियां हैं, दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं,
तो दोनों मिलके अगर कुछ काम करेंगे तो शायद काफ़ी और दुनिया की समस्याओं को भी सुलझाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच में एक दो बार ये भी कहा था कि वो चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ मिलके बात ये भी करेंगे कि हम जो सब लोग अगर अपनी जो है रक्षा के सामान के ऊपर जो जितना हम खर्च कर रहे हैं उसको अगर हम कम कर दें सब, तो उसके साथ ये हो सकता है कि उसका फायदा जो है आर्थिक तौर से सभी देशों को हो सकता है। तो उनकी एक समझ बिजनेस के तरीके की है कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट करने की बजाय आर्थिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके ऊपर ध्यान दें, तो सभी को उसका हमको फायदा हो सकता है। अब जाते जाते एक कहानी और सुनते जाइए। बाइडेन सरकार में अमेरिका और यूरोप ने रूस को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में अमेरिकी पॉलिसी रही है, लेकिन ट्रंप अब इसको बदलते नजर आ रहे हैं। अपनी फोन कॉल से उन्होंने पुतिन से दूसरे विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका की साझेदारी की बात की है। क्या है इन दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास, आइए जानते हैं। 18वीं सदी के अंत तक रूस और अमेरिका के बीच कोई संपर्क नहीं था। उस समय दोनों देश अपने अपने घरेलू मसलों से जूझ रहे थे। 17वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, इसमें रूस ने दखल नहीं दिया। फिर 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। इसमें पहली बार दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंध शुरू हुए। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, सोवियत संघ वजूद में आया। शुरुआत में अमेरिका इससे असहज हुआ। 1920 के दशक में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को कॉमन एनिमी मिला, नाजी जर्मनी। हिटलर की लीडरशिप में नाजियों ने लड़ाई की, लेकिन उनकी हार हुई। इसके बाद कुछ समय के लिए दोनों के रिश्ते सुधरे रहे। फिर 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम पटका और इस तरह से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस बीच दोनों देश के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहे। 1950 में कोरियन युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका साउथ कोरिया के समर्थन में उतरा, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोवियत यूनियन ने मोर्चा संभाला। 1955 में यूएस ने वियतनाम वॉर शुरू किया। सोवियत यूनियन ने यहां वियतनाम की मदद की। 1979 में अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हुआ। यहां भी सोवियत यूनियन और अमेरिका आमने सामने थे। अमेरिका यहां मुजाहिदीनों का समर्थन कर रहा था। फिर साल 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। रूस एक स्वतंत्र देश बना। बोरिस येल्त्सिन देश के पहले राष्ट्रपति बने। साल 2000 में देश की कमान पुतिन के पास आई। उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। पुतिन अब तक कुल 7 बार अमेरिका के दौरे पर भी जा चुके हैं। पहली बार साल 2000 में गए थे और आखिरी बार 2015 में। और अब हालिया डेवलपमेंट्स को देखकर यह कहा जा सकता है कि वो दिन भी दूर नहीं कि जब 2015 आखिरी न रहे। हमारी बड़ी खबर का सेगमेंट यहीं तक और अब सुर्खियों की बारी यहां से। पहली सुर्खी बांग्लादेश से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण सरकार की पहली प्राथमिकता है। यह बात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कही है। बांग्लादेश काफी दिनों से भारत में उनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है भारत से, लेकिन भारत ने कभी इस मुद्दे पर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। शफीकुल आलम ने हसीना को लेकर मीडिया ब्रीफिंग में क्या कहा, 3 मुख्य बातें बता देते हैं आपको। पहला, यूनाइटेड नेशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध किए थे। दूसरा, अंतरिम सरकार हसीना को बांग्लादेश लाने की अपनी कोशिशों को जारी रखेगी ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। और तीसरा, बांग्लादेश के लोगों और राजनीतिक दलों को तय करना है कि हसीना की फांसीवादी आवामी लीग यहां राजनीति जारी रख पाएगी या नहीं। चौथा, उन्होंने बिना नाम लिए एक भारतीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि सिर्फ 16-17% लोग ही उन्हें भारत में रखने के पक्ष में हैं। वहीं 55% भारतीय चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस ढाका भेज दिया जाए। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस फैसले का बचाव किया जिसके तहत अमेरिका ने भारत को मिलने वाली की मदद को रोक दिया, आर्थिक मदद को रोक दिया है। 16 फरवरी को एलन मस्क की अगुवाई वाली डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE ने एक फैसला लिया। इसके तहत एक दर्जनों देशों को मिलने वाली मदद को रद्द कर दिया गया था। इसमें भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश के साथ मोजाम्बिक, कंबोडिया, सर्बिया, लाइबेरिया, दक्षिणी अफ्रीका का
भी नाम शामिल था। लेकिन भारत तक आने वाली कौन सी मदद रोकी गई थी? दरअसल अमेरिका से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 183 करोड़ रुपए के आसपास मोटा मोटी आते थे। अब 19 फरवरी को ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है, उसकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हम भारत को मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन क्यों दें? आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।